1953 की बात है, नवंबर का महीना चल रहा था और यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी में एक एरिया है मैनहट्टन करके, जैसे दिल्ली में रोहिणी है या फिर कनॉट पैलेस है, इस तरीके से मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक एरिया है। अब इस एरिया में एक होटल है, स्टैटलर होटल। इस होटल के एक रूम की विंडो से एक बंदा नीचे कूद गया। अब वो बंदा सड़क पे गिरा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग वहाँ पे चल रहे होंगे और जो होटल का स्टाफ होगा वो एकदम से वहाँ पे आ गया। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ पुलिस भी आ गई। पुलिस आई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट करी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला आईडीज वगैरह देखने के बाद कि ये बंदे का नाम था फ्रैंक ओल्सन और ये एक आर्मी साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट जो आर्मी के लिए काम करते हैं, मतलब उनके लिए वेपन्स और हथियार बनाने का काम। और जिस रूम में ये बंदा था उस रूम में एक और बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट लेस्ब्रोक। और रॉबर्ट लेस्ब्रोक था एक CIA ऑफिसर। पुलिस जो है वो CIA के केस में इतनी खास इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकती, तो रॉबर्ट ने सीधे सीधे बताया कि फ्रैंक आया और सीधे आगे खिड़की पे खड़ा हो गया और फिर कुछ टाइम बाद वो कूद गया। जैसा फ्रैंक ओल्सन ने बताया वैसे पुलिस ने मान लिया और जो ये पूरा केस था वो ऐसे ही बंद हो गया। केस भले ही बंद हो गया था लेकिन इसमें कुछ अजीब सी बातें थी जो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। एक तो ये कि जैसे ही फ्रैंक ओल्सन कूदा था खिड़की से बाहर, वैसे ही फ्रैंक ओल्सन के रूम से एक फ़ोन मिलाया गया था बाहर। अब उस टाइम पे वैसे वाले फ़ोन नहीं होते थे कि आप फ़ोन किसी को मिला रहे हो तो डायरेक्टली उसके पास फ़ोन जा रहा है। उस टाइम पे अगर आप फ़ोन मिला रहे हो तो पहले होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन जाएगा और रिसेप्शन से फिर आगे जाएगा। हालांकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे कि कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन कभी कभी फ़ोन उठा लेते थे। जो रिसेप्शन में बैठे होते थे थोड़ी देर सुना और समझ गए कि उनका फ़ोन नहीं है, वो रख देते थे वापस। लेकिन इस दिन जो फ्रैंक के रूम से फ़ोन गया था वो अजीब था। इतना अजीब कि होटल के रिसेप्शन पे जो लड़की थी उसने वो सारी बातें सुन ली, क्योंकि बातें ही सिर्फ 2 लाइन की थी। पहला सेंटेंस था वेल ही इज़ गॉन, मतलब वो जा चुका है। आगे से रिप्लाई आया सिर्फ एक सेंटेंस में, वेल दैट्स बैड, कहने का मतलब बुरा हुआ। अब ये सारी चीज़ें हो गई, केस दब गया। बाद में 1975 के टाइम पे जब CIA के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स डीक्लासीफाई हुए तो पता चला कि उस टाइम फ्रैंक ओल्सन को LSD दी गई थी। LSD एक तरीके का ड्रग होता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग। ये समझ लो कि अल्कोहल उसके कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। और LSD की डोज इसलिए दी गई थी क्योंकि CIA का उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था LSD को लेके, एक्सपेरिमेंट MK अल्ट्रा। अब इस पूरी कहानी में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि पहली बात तो ये मिशन क्या था जिसमें LSD पे एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था। दूसरा, ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई भाई कि अपने ही बंदे पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, क्योंकि आर्मी साइंटिस्ट तो खुद भी अपने आप में एक CIA का ऑफिसर ही था। खैर, जब ये एक्सपेरिमेंट्स की कहानी सामने आई ना लोगों के, तो मतलब उस टाइम पे इससे ज़्यादा चौंकाने वाली और स्ट्रेंज और वियर्ड स्टोरी कोई थी ही नहीं। खैर, आज की हमारी यही स्टोरी है, द वियर्ड ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ CIA। और शुरू करने से पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि कुछ भी जो मैं बता रहा हूँ कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, देसी लैंग्वेज में, ताकि सभी को बातें समझ में आए। पर ये मत समझ लेना कि मैं कोई भी कहानी बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे सोर्सेज के लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता ही होगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था उसके बाद लोगों को लगा था कि अब सुकून के दिन आ गए हैं, अब कोई वॉर नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि USA और सोवियत यूनियन, जिसे आज आप रशिया मान सकते हो, ये दोनों बड़े बड़े कंट्रीज हो चुके थे और इन दोनों में पावर की लड़ाई शुरू हो गई, जिसे हम कोल्ड वॉर भी बोल देते हैं। अब कोल्ड वॉर जो था वो USA और सोवियत यूनियन का सीधे लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी आइडियोलॉजी की। USA चाहता था कि हर जगह पे डेमोक्रेसी फैला दी जाए जितने भी कंट्रीज हैं। सोवियत यूनियन चाहता था कि हर जगह पे कम्युनिज्म वो फैला दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के एलाइज बन जाए। और इसी दौरान कोरियन वॉर स्टार्ट हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वॉर। इतना आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत गहरी दुश्मनी है एक तरीके से। USA हो गया साउथ कोरिया की साइड और सोवियत यूनियन हो गया नॉर्थ कोरिया की साइड। अब ये जो आइडियोलॉजी फैलाने का मिशन था, इसका पर्पस सिर्फ आइडियोलॉजी फैलाना नहीं था, इसका पर्पस हमेशा से था फ्यूचर में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा और बिजनेस पे कंट्रोल। अब सिंपल सी बात है कि आज की टाइम पे अगर मैं किसी देश को दोस्त बनाने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो वो देश मेरे फ्यूचर बिजनेस के लिए हमेशा ही बेनिफिशियल होने वाला है। जितने भी USA के एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी साउथ कोरिया में ऑपरेट करती हैं, क्योंकि वो साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी फैलाने में सक्सेसफुल हो गया। और इसी तरीके से जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में। ये वहीं से ही दोस्ती शुरू हुई थी और वो आज भी चल रही है। अब बेनिफिट्स सिर्फ US और सोवियत यूनियन के नहीं है यहाँ पे, ये रशिया के नहीं है, बेनिफिट्स साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के भी हैं। आप चौंक जाओगे ये बात जान के कि जब USA साउथ कोरिया की
बहुत ज़्यादा हेल्प करता था ताकि वो नॉर्थ कोरिया को काउंटर कर सके और सोवियत के इन्फ्लुएंस को ना पड़ने दे अपने ऊपर, कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को। उस टाइम पे यूएसए बहुत अच्छे खासे हेल्प करता था साउथ कोरिया की पैसे के टर्म्स में, मतलब बहुत सारे डॉलर्स देता था। यूएसए तो पैसे इसलिए देता था कि भाई तुम अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करो नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे साउथ कोरिया का एक पीएम था जिसने उन पैसों का इस्तेमाल अपने कुछ दोस्त और नोन्स की हेल्प करने में लगाया, और जो दोस्त और नोन्स थे वो बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर दी। आज वो जो कंपनीज हैं वो आप और हम सब यूज करते हैं, सैमसंग, ह्यूंडई, इन सब कंपनीज के खड़े होने में यूएसए के डॉलर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ था स्टार्टिंग में। ऐसे ही इंडिया ने भी एक बहुत तारीफ वाला काम किया था। इंडिया जिस टाइम पे बहुत स्ट्रांग नहीं था, उसने एक फायदा उठा लिया कि धीरे से उसने अपनी आईटी इंडस्ट्री स्थापित कर दी कि भाई टेक जायंट्स बनाने में तुम एक दूसरे से लड़ाई करो, अमेजोन और ये माइक्रोसॉफ्ट और ये सारी चीजें बनाने में एक दूसरे से लड़ाई करते रहो, एक दूसरे की चीजें बैन करते रहो, वो आपकी मर्जी है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें तो बस आईटी सर्विसेज बेचनी है। और इसीलिए जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनमें अक्सर हम देखते हैं कि इंडियन सीईओज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कहानी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। खैर, जैसे ये टेक्नोलॉजी का बूम आया था एक टाइम पे, और जो लोग कोडिंग अच्छी करनी जानते थे और कंप्यूटर साइंस का अच्छी खासी एक्सपर्टाइज रखते थे, वो लोग बन गए प्रीमियम लोग जिनको जॉब देने के लिए कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हुई थी। ऐसे ही आने वाला टाइम की जो प्रीमियम जॉब प्रेफरेंस होगी वो होगी उस बंदे की जो जनरेटिव एआई मॉडल्स बनाना जानता हो। आज के टाइम में भी इस फील्ड में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई है। इसीलिए EICT अकेडमी, IIT गुवाहाटी और ऑर्डिन स्कूल ने मिलकर एक कोर्स निकाला है ये वाला, और इस कोर्स के साथ साथ आपको करियर सपोर्ट और प्लेसमेंट असिस्टेंट भी मिलता है। इस कोर्स में आपको बेसिक से शुरुआत करके जनरेटिव एआई मॉडल को बनाना और उसको डिप्लॉय करना सिखाया जाता है। जनरेटिव एआई मॉडल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह। अब ये तो बड़े बड़े मॉडल्स हैं, लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे रोबोट्स की गिनती बढ़ रही है, मशीन्स की गिनती बढ़ रही है, जिन्हें एआई के साथ इंटीग्रेट करके बनाया जा रहा है, तो वो सारे रोबोट्स और मशीन्स में छोटे छोटे जनरेटिव एआई मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इस फील्ड में जो जॉब की गिनती है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और ऑलरेडी बढ़ रही है। खैर, इस कोर्स में ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज रखते हैं। इसमें आपको 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लाइव क्लासेस में आप अपने इंस्ट्रक्टर्स से रियल टाइम में फीडबैक ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कोर्स को करने से आपको EICT अकेडमी, IIT गुवाहाटी का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपका जो CV है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और आपको साथ में IIT गुवाहाटी की 2 दिन की कैंपस विजिट भी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्स के दौरान ऑर्डिन स्कूल की तरफ से आपको डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस भी मिलती है, जिसमें रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब रेफरल और डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल है। ऑर्डिन स्कूल के पास 500 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, जिससे आपकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतने अच्छे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम तक 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलता है। इस कोर्स को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इनका अगला बैच 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार लिंक जरूर चेक करना। खैर, वापस आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। कोरियन वॉर तक हम आ चुके थे। कोरियन वॉर चला 1950 से लेके 1953 तक ये वॉर चला। आइडियोलॉजीज की लड़ाई चली रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन की, लेकिन ये जो वॉर हुआ ना, इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक किया था, यूएसए सीधे सीधे साउथ कोरिया के डिफेंस में आ गया और वो सीधे सीधे साउथ कोरिया के साथ साथ लड़ने लग गया। वहीं जो नॉर्थ कोरिया था उसके साथ सोवियत यूनियन सीधे सीधे सपोर्ट में नहीं आ सकता था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आप अटैक कर रहे हो तो उसके सपोर्ट में आना थोड़ा मुश्किल होता है। जो बंदा डिफेंड कर रहा है, जिस पे अटैक हुआ है, उसके सपोर्ट में आना आसान होता है, क्योंकि वो तो अपनी टेरिटरीज को डिफेंड कर रहा है, वो दूसरे पे अटैक करने थोड़ी गया है। दूसरी बात ये भी थी कि यूएसए जब साउथ कोरिया के डायरेक्टली सपोर्ट में आ गया, सीधे सीधे लड़ाई करने लग गया उसकी तरफ से, तो अगर सोवियत यूनियन यहाँ पे सीधे सीधे कूद जाता तो सीधे सीधे यूएसए और सोवियत यूनियन का वॉर शुरू हो जाता, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। इसीलिए सोवियत यूनियन सीधे सीधे तो उसके सपोर्ट में नहीं गया नॉर्थ कोरिया के, लेकिन पीछे से सपोर्ट जरूर कर रहा था। खैर, ये जो मुकाबला था ये हो गया टाई। नॉर्थ कोरिया अपनी टेरिटरी में रहा, साउथ कोरिया अपनी टेरिटरी में रहा, और कोई रिजल्ट इसका आया नहीं। लेकिन जब भी वॉर होता है तो एक दूसरे के सोल्जर्स एक दूसरे के कंट्रीज के पास पकड़े जाते हैं। साउथ कोरिया या फिर यूं कह लो यूएसए के पास नॉर्थ कोरिया के प्रिजनर्स थे, सोल्जर्स थे, मतलब उन्होंने बंदी बना लिए थे। ऐसे ही जो नॉर्थ कोरिया था, या फिर चाइना मान लो, चाइना काफी पास है नॉर्थ कोरिया के, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थे, तो कम्युनिस्ट्स के पास यूएसए के सोल्जर्स थे जो उन्होंने बंदी बना रखे थे। वॉर खत्म होने के बाद दोनों को एक दूसरे के सोल्जर्स जो है वो वापस करने थे। लेकिन इस वॉर के बाद जब यूएसए के सोल्जर्स बंदी बनने के बाद, कई साल बंदी थे कुछ सोल्जर्स, तो जब वो वापस आए तो उनका बिहेवियर बहुत गंदा चेंज हो गया, अजीब ही बिहेवियर हो गया था। कुछ तो वापस आ भी गए, कुछ ने तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम तो चाइना में ही रहेंगे, हम वापस नहीं आ रहे, हम कम्युनिस्ट कंट्री में ही रहना चाहते हैं। जैसे एक अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर था, यूएसए का सोल्जर था, इस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो वापस नहीं जा रहा, मैं तो चाइना में ही रहूंगा।
had different reasons. 3 साल ये बंदा कम्युनिस्ट का प्रिजनर था, बंदी था। उसके बाद भी और भी कई सारे सोल्जर्स थे। जैसे एक सोल्जर था जिसने यूएसए को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसने बोला कि यूएसए जो है वो वॉर क्राइम्स करता है, बहुत ही गंदे वाले। वॉर क्राइम्स का मतलब है कि गंदे गंदे मेथड्स का इस्तेमाल करता है। जैसे एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला कि यूएसए मक्खी मच्छरों का, इंसेक्ट का, कॉकरोचेस का इस्तेमाल करता है ताकि जो भी उसका दुश्मन कंट्री है वहाँ पे महामारी फैला सके। वो ऐसे ऐसे घिनौने मेथड्स का इस्तेमाल करता है यूएसए, जो कि पूरी तरीके से सच भी नहीं था क्योंकि इसके कोई एविडेंसेस मिले नहीं। अब जैसे ही ये वाली बात यूएसए की गवर्नमेंट सीआईए के पास पहुंची तो उनको धीरे धीरे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि भाई कम्युनिस्ट्स के पास, सोवियट्स के पास और चाइना के पास माइंड कंट्रोल वेपन है जो वो इंसान के दिमाग को ही कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सीआईए और यूएसए की गवर्नमेंट, ऊपर से मीडिया भी इस बात को बोल रही थी और पब्लिक भी एग्री कर चुकी थी कि इन लोगों के पास माइंड कंट्रोल करने का वेपन है, वरना यार हमारे देश के सोल्जर्स तुम्हारे फेवर में कैसे पहुंच सकते हैं और वो भी गलत गलत इल्जाम यूएसए के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद 10 अप्रैल 1953 को उस टाइम सीआईए के डायरेक्टर होते थे एलन डलस। एलन डलस ने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया कि सोवियत और चाइनीज, ये जो कम्युनिस्ट्स हैं, ये बहुत ही घिनौने मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ब्रेन वॉरफेयर में घुस चुके हैं, दिमाग का वॉरफेयर, लड़ाई। साथ में एलन डलस ने एक बहुत ही तीखी बात कह दी कि ये चीज़ तो होती है कि भाई पर्टिकुलर फलाना कंट्री ने 400 किलोमीटर दूर की मिसाइल बना ली, फलाना कंट्री ने 200 किलोमीटर की बना ली, लेकिन ये एक ऐसा माइंड कंट्रोल वेपन है जिसकी भनक वेस्टर्न कंट्रीज को थी नहीं और वेस्टर्न कंट्रीज इस मामले में अपाहिज है। पब्लिकली ये अनाउंस करने के बाद में उसके जस्ट 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1953 को एलन डलस ने एक बहुत ही क्लासिफाइड मिशन को हरी झंडी दिखा दी जिसका नाम था MK अल्ट्रा। मिशन बहुत सिंपल था कि भाई ऐसे केमिकल्स ढूंढो, ऐसे बायोलॉजिकल मेथड्स ढूंढो जिनसे एक इंसान का माइंड कंट्रोल करा जा सकता है। सीआईए का सिंपल सा एम था कि अगर चाइनीज और सोवियट्स के पास ऐसा कोई वेपन है, माइंड कंट्रोल वेपन, तो वो हमें भी चाहिए, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे हम बचें या ना बचें। इंसानी दिमाग को टॉर्चर करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको डराना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, ये सारे मेथोडोलॉजी तो पहले भी इस्तेमाल करी जा रही थी। माइंड कंट्रोल जैसी कि भाई कुछ मत करो, इंसान को सिर्फ एक दवाई दे दो और उसके बाद में वो आपके वश में हो जाएगा, एक तरीके का वशीकरण, इस तरीके के मेथड किसी के पास नहीं थे। इस तरीके की चीजें सीआईए ने पहली बार फेस करी थी। लेकिन इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स थे जैसे प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, जिसमें उन्होंने हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, ये सारे मेथड इस्तेमाल करे थे। और उस टाइम पे एक साइंटिस्ट था सिडनी गॉटलीब। ये बंदा, मतलब इसको मैड साइंटिस्ट बोलते थे मतलब बोलने लग गए थे इसके कलीग्स वगैरह। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो कारनामे थे वो बहुत ही अजीब अजीब टाइप के थे। जैसे एक कारनामा था इसका कि क्यूबा एक कंट्री है, यूएसए के बगल में छोटा सा कंट्री है, उसका एक लीडर हुआ करता था फिडेल कैस्ट्रो। इस बंदे की ठीक ठाक दाढ़ी थी और सीआईए को या फिर यूएसए गवर्नमेंट को इस फिडेल कैस्ट्रो को हटाना था। तो इस साइंटिस्ट ने ऐसे टॉक्सिन्स का इन्वेंशन किया, इन्वेंशन कह लो या फिर उसका डेवलपमेंट करा, कि जिन टॉक्सिन्स को अगर फिडेल कैस्ट्रो की सिगार में किसी तरीके से मिला दिया जाए तो उसके दाढ़ी के बाल गिर जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी बियर्ड झड़ जाएगी, और जब बियर्ड झड़ जाएगी, उसकी दाढ़ी झड़ जाएगी, तो उसका बहुत ही मजाक उड़ेगा। ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स का ये इन्वेंशन करता था। तो आप समझ ही सकते हो कि बंदे का क्या लेवल था। खैर, ये जो साइंटिस्ट था ये 1951 में सीआईए ने हायर किया था, उनके लिए बाकी के काम करता था। और ये हमेशा से ये बोलता था कि भाई ये क्या हिप्नोटाइज और ये इलेक्ट्रिक शॉक वाली थेरेपीज इस्तेमाल कर रहे हो, असली वेपन तो माइंड कंट्रोल वेपन है जो आदमी को कंट्रोल कर सके, सीधे सीधे उसको वश में कर सके। सीआईए ने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं कि भाई ऐसा तो कोई वेपन हो ही नहीं सकता जो इंसान कंट्रोल में आ जाए, और इसकी ऐसी बातों को वो इग्नोर कर देते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब यूएसए के जो सोल्जर्स थे वो यूएसए के ही अगेंस्ट मुड़ने शुरू हो गए और उन्होंने चाइना से वापस आने से ही मना कर दिया। इसके बाद सीआईए ने सिडनी गॉटलीब को सीधे उठाया और केमिकल सर्विसेज स्टाफ का एक पर्टिकुलर ब्रांच होती थी, उसका हेड बना दिया, उसका लीडर बना दिया, और ऑटोमेटिकली इसी वजह से वो MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का भी हेड बन गया। अब गॉटलीब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसने ऐसे ऐसे केमिकल्स और जो भी नेचुरल चीजें हो सकती हैं जिनसे इंसान का दिमाग कंट्रोल हो या उस पर किसी भी तरीके का फर्क पड़ता हो, वो सारे ढूंढने स्टार्ट कर दिए। ये जो MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट था, इसके 149 सब प्रोजेक्ट थे। कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे नई नई नशे करने वाली चीजें, ड्रग्स, केमिस्ट्री के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका इस तरीके से 149 तरीकों से इस्तेमाल करना अलग अलग सिचुएशन में, कि भाई कोई इंसान दुखी है, खुश है, पागल है, या फिर वो प्यार कर रहा है, मतलब अपनी प्राइवेट मोमेंट्स अपने पार्टनर के साथ निभा रहा है, उस टाइम पे भी उसका इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें उसने ट्राई करनी शुरू कर दी। पैसा पीछे से आ ही रहा था, फंडिंग अच्छी खासी थी। ये सारे मेथड्स इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ लगा LSD।
लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। अब जिन लोगों को पता ना हो इसके बारे में, ये बहुत ही पावरफुल ड्रग है, इंसान के दिमाग को सीधे टारगेट करता है। दिमाग को तो खैर हर नशा टारगेट करता है, लेकिन अल्कोहल वगैरह की तरह नहीं है ये। अल्कोहल तो टेम्पररी आपके दिमाग को हिट करता है और आपको फिर भी अकल होती है कि क्या सही है क्या नहीं सही, और वैसे भी वो थोड़े टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है। बाद में सुबह उठ के आप टोटली फ्रेश हो जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएसडी में ऐसा नहीं है। एलएसडी में परमानेंटली भी आप का जो ब्रेन है वो मॉडिफाई हो सकता है। एलएसडी के यूज के बाद इंसान को वो दिखने लग जाता है जो रियलिटी में है भी नहीं। एक तरीके से ऐसे मान लो कि दिन में सपने देखने लग जाता है इंसान। लगे रहो मुन्ना भाई किसी ने देखी है तो उसमें जब संजय दत्त को गांधी जी दिखने लग जाते हैं तो कुछ वैसा ही सीन मान लो। अब इस एलएसडी यूज के दो फीचर्स भी बताए जाते हैं कि ये दो तरीके से काम कर सकता है। एक तो इंसान को बहुत ही अच्छा फील होना शुरू हो जाए और उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, ऐसा बोला जाता है। खैर मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मैं कोई यहाँ पे किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, ये सिंपल एक एनालिसिस पर्पस के लिए है। ऐसी चीजों का इस्तेमाल कभी जिंदगी में भूल के भी कर मत लेना, ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो एलएसडी जो है उसके दो फीचर्स हैं, एक तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप कर देता है, दूसरा अगर कोई मेंटली डिप्रेस है या परेशान है ना तो उसको वो गर्त में भी ले जा सकता है और गहरे डिप्रेशन में, और इंसान फिर उसके बाद कुछ भी कर सकता है। एलएसडी की इंटेंसिटी बताने के लिए एक और बता देता हूँ मैं चीज के बहुत सारे फेमस लोगों ने एलएसडी के फीडबैक दिए हैं। जैसे स्टीव जॉब्स ने खुद बोला था कि टेकिंग एलएसडी वाज द मोस्ट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ। अब इसका जो मतलब है आप समझ ही सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने एलएसडी का इस्तेमाल करके फिर किताबें लिख दी बड़ी बड़ी, और उनको उसके बाद में उन बुक्स के लिए अवार्ड्स भी मिल गए बड़े बड़े। और एलएसडी का जो इन्वेंशन था ना वो भी बड़ा ड्रामेटिक इन्वेंशन था। एक बंदा था स्विट्जरलैंड का, एल्बर्ट हॉफमैन। ये बंदा कोई दवाई टाइप की चीज बना रहा था किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, और इसने एक कंपाउंड बनाया बीच में, और गलती से वो जो कंपाउंड है वो इसके टच हो गया, इसके फिंगर्स पे प्रोबेबली टच हो गया, और फिंगर्स पे टच हुआ तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद इस बंदे को आने लग गया हेलुसिनेशंस, दिन में ही सपने देखने लग गया ये बंदा, और ऐसे करके एलएसडी का जन्म हो गया। खैर यही एलएसडी जो है वो गॉटलीब के हाथ में लग गई, और पता नहीं क्यों गॉटलीब को ये भरोसा हो गया कि एलएसडी ही माइंड कंट्रोल करने का वेपन है। बस उसकी डोज चेक करनी है, कितनी डोज देने पे ये हो सकता है कि हम उसके माइंड को कंट्रोल कर सकें। और किसी सिचुएशन में ऐसा होता है क्या, मतलब इंसान को पहले थोड़ा सैड करा जाए, खुश करा जाए, ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? तो इसी बेसिस पे उसके एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। उसका एलएसडी के साथ इतना गंदा वाला ऑब्सेशन हो गया कि उसने हर जगह इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। CIA की पावर पीछे थी, अपने लैब में टेस्टिंग करी, जेलों में टेस्टिंग करी, पागल खाने में टेस्टिंग करी। यूजुअली जब कहीं ऐसी नई चीज आती है ना तो उसको वॉलंटियर्स पे टेस्ट करा जाता है, बिल्कुल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में। लेकिन उसने वॉलंटियर्स तो छोड़ो, उसने सिविलियंस पे भी टेस्टिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी टेस्टिंग मिलिट्री वालों पे भी कर दी, अपने कलीग्स पे भी कर दी। ऐसे ही नहीं इसको मैड साइंटिस्ट बोलने लग गए थे लोग। जैसे एक इंसिडेंट है कि सिडनी गॉटलीब ने एक रिट्रीट प्लान करी। रिट्रीट एक तरीके से पार्टी होती है। अब पार्टी वगैरह थी तो उसमें उसके कलीग्स वगैरह आए हुए थे, CIA के ऑफिसर्स और कुछ आर्मी साइंटिस्ट वगैरह आए हुए थे, प्रोबेबली शायद कुछ मिलिट्री पर्सनल्स भी होंगे। तो इसने क्या किया कि जब पार्टी होती है तो दारू वगैरह खुलती है, तो एक फ्रेंच दारू होती है क्वांट्रो करके, उस क्वांट्रो में इसने LSD की कुछ डोज मिला दी और सभी को सर्व कर दी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला ये सारा काम कर लेता, इतने सारे लोगों को डोज मिला के LSD की पिला देता। इसके साथ में कोई और भी होगा, गैस करो वो बंदा कौन था। इसके साथ में था इसका जूनियर, उसका नाम था रॉबर्ट लेस्ब्रोक। वही बंदा जो फ्रैंक ओल्सन, जो बंदा खिड़की से कूदा था, उसके रूम में था। और ये जो रिट्रीट प्लान करी गई थी, इसमें जिन जिन लोगों को ये LSD की डोज दी, 20 मिनट बाद इसने बता भी दिया कि भाई प्रैंक किया है मैंने तुम्हारे साथ में और एक ड्रग दिया तुम्हें। लोग ऑफ कोर्स गुस्सा हो गए। पहली चीज तो ये है कि भाई मेरी मर्जी के बिना तूने मेरे को कोई ड्रग दे कैसे दी, और दूसरी चीज ऐसी ड्रग्स जिस पे टेस्टिंग भी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, वो तू हम पे ही टेस्ट कर रहा है। जितने भी ये लोग थे, इसी में एक और बंदा था फ्रैंक ओल्सन, जो बंदा खिड़की से कूदा था, वो भी इस रिट्रीट में, इस पार्टी में शामिल था। उसने भी वो LSD की डोसेज ले ली। खैर सुबह हुई, सुबह उठे सारे, तो ज्यादातर लोग अपना बैलेंस हो चुके थे, वापस अपनी फॉर्म में आ गए। गुस्से में थे लेकिन ठीक ठाक हो गए वो। कोई सुबह नहीं हुआ तो शाम तक हो गया, अगले दिन तक हो गया। लेकिन रॉबर्ट ओल्सन के साथ वो नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट ओल्सन ऑलरेडी पहले से ही मेंटली प्रेशर में चल रहे थे और काफी दुखी थे अपने कामकाज से। इसलिए क्योंकि CIA के जितने भी ऑपरेशन होते थे, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हराने के बाद जर्मन सोल्जर्स के साथ जो ट्रीटमेंट करा गया, तो वो सारी चीजें भी फ्रैंक ओल्सन ने देखी थी CIA की। तो उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ था और उसको काफी मेंटल स्ट्रेस में रहता था वो। और LSD ने वो मेंटल स्ट्रेस जो है वो और पावरफुल कर दिया। फ्रैंक ओल्सन को बहुत सारे हेलुसिनेशंस आने लग गए और उसको लाइफ बहुत इम्बैलेंस होने लग गई उसकी। ओल्सन ने ये सारी बातें जो है अपने बॉस को बताई और उसने बोला कि उसको अब जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, वो अब CIA की जॉब छोड़ना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि फ्रैंक ओल्सन कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं था, वो
CIA का अच्छा खासा बड़ा एम्प्लॉय था और उसने बहुत कुछ CIA का अंदर से देख लिया था। एक तो पहली चीज तो यह है कि वो बंदा रेजिग्नेशन दे रहा है, दूसरी चीज यह है कि वो खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ऐसे बंदे को इस टाइम पे रेजिग्नेशन देना ये CIA के लिए सेफ नहीं था, वो भी इनर सर्कल का बंदा। तो उसका जो भी बॉस था उसने उसको सजेशन दिया कि तू एक काम कर, अभी रेजिग्नेशन मत दे, अभी तू एक LSD का एक्सपर्ट है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्रामसन, उनके पास जाओ, उनसे मिल, उनसे बात करो, वो तेरा ट्रीटमेंट कर देंगे। अब फिर से एक बार गेस करो कि ये जो डॉक्टर साहब थे ये कौन थे? ये डॉक्टर साहब वो थे जिसको रॉबर्ट लेस्ब्रोक ने फ्रैंक ओल्सन के रूम से फोन किया था ओल्सन के खिड़की से कूदने के बाद, जिन्होंने बोला था वेल दैट्स बैड, बहुत बुरा हुआ। खैर इसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं है, सब अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। लेकिन इसके बाद में फ्रैंक ओल्सन जो है वो होटल की खिड़की से बाहर कूद गया। CIA ने सारा जो जितना भी केस था वो सब दबा दिया, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बाद में 1975 में जाके जब CIA के अगेंस्ट पब्लिक का इमोशंस भी काफी बिटर होने लग गया था, कड़वा होने लग गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि CIA ने सिर्फ MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट थोड़ी किया था, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे देश को बचाने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। जैसे एक बहुत ही फेमस इवेंट है वियतनाम वॉर, वियतनाम में जो लड़ाई हुई थी, ये भी लड़ाई सेम ही कंसर्न पे थी कि वियतनाम में इन्हें डेमोक्रेसी फैलानी थी। और यूजुअली मीडिया प्रोपोगेंडा के थ्रू अमेरिकन सिटीजन्स को यही बताया जाता था कि अमेरिका जीत रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है और कोई खास डैमेज हो नहीं रहा है, अमेरिका एक हीरो की तरह काम कर रहा है। सच्चाई ये थी कि अमेरिका लगातार वियतनाम के जो सिटीज थे, कंबोडिया, लाओस, इन पे बॉम्बिंग कर रहा था। 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो जान खो चुके थे और वियतनाम के तो बेचारे 20-30 लाख लोग मारे गए थे। और फाइनली रिजल्ट क्या आया? ना तो USA वो वॉर जीता और दूसरा वियतनाम जो है वो आज की डेट में भी कम्युनिस्ट कंट्री है जहां वो डेमोक्रेसी फैलाने गए थे। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे रूल है, कम्युनिस्ट कंट्री है वो। खैर कहने का मतलब यह है कि 1975 आने तक लोगों के जो इमोशंस थे वो काफ़ी CIA के लिए ऐसे हार्ड हो गए थे, इसीलिए 1975 में काफ़ी सारे CIA के इलीगल जो मिशंस थे, जो अनएथिकल मिशंस थे, उनके डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करा गया। प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड, और जब वो डीक्लासिफाई हुए तब पता चला कि एक साइंटिस्ट भी था, यानी कि CIA ऑफिसर साइंटिस्ट, जिसको LSD की डोसेज दी गई थी और वो फिर खिड़की से कूद गया, तो वो फ्रैंक ओल्सन ही थे। बाद में जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो जो प्रेसिडेंट थे गेराल्ड फोर्ड, वो जाके पर्सनली फ्रैंक ओल्सन की फैमिली से माफ़ी मांग के आए और $7.5 लाख का कंपेंसेशन भी देके आए। खैर ये तो एक अलग कहानी है जो 1975 में हुई। उससे पहले 1953 में ओल्सन की डेथ के बाद भी जो MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट था वो रुका नहीं, वो चलता रहा। गोटलीब के एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। गोटलीब का अगला प्रोजेक्ट था मिडनाइट क्लाइमैक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको सिर्फ LSD की डोसेज चेक नहीं करनी थी कि भाई डोज देने के बाद क्या होता है, उसको अलग अलग सिचुएशंस में भी उसको टेस्ट करना था। जैसे 1954 के आगे पीछे इन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे 2 अपार्टमेंट्स को इन्होंने अच्छे खासे साइज के किराए पे ले लिया, रेंट पे ले लिया और उनको टोटली ब्रोदेल्स में चेंज कर दिया, कोठे में, मतलब रेड लाइट एरिया, और प्रॉपर तरीके से प्रोस्टिट्यूट्स हायर की और वहां पे रखी और उसके बाद लोग वहां पे आने लग गए। और इन अपार्टमेंट्स की सेटिंग कैसे की जाती थी कि हर रूम में या फिर जो भी इंपॉर्टेंट रूम्स थे उन रूम्स में एक शीशा होता था, मिरर, और उस मिरर के पीछे छोटा सा एरिया होता था जहाँ पे एक बंदा बैठा रहता था और वो बंदा सब कुछ देखता था जो भी अंदर हो रहा है, मतलब जो भी प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं एक आदमी और एक औरत के, वो सारा कुछ देखता था। और सिर्फ ये प्राइवेट मोमेंट्स नहीं होते थे, जो बंदा आता था उन्हें भी प्रोस्टिट्यूट्स के द्वारा LSD की डोजेज दी जाती थी ताकि उन पे टेस्टिंग करी जा सके। और जो विमेन होती थी, जो औरत होती थी, वो काफ़ी सारे सवाल वगैरह पूछती थी उस बंदे से ताकि प्रॉपर टेस्टिंग हो सके। और ये 1-2 साल की कहानी नहीं है, ये 10 साल चला। तो आप इमेजिन करके देखो कि पहली चीज़ तो सिविलियंस के ऊपर ये टेस्टिंग करी जा रही है जिनसे ना तो कोई परमिशन ली जा रही है ना कुछ करा जा रहा है। दूसरा, उनके प्राइवेट मोमेंट्स को जो है एक बंदा बैठ के देख रहा है। अभी आपको लगेगा कि भाई क्या मजाक कर रहा है, इस तरह से कैसे हो सकता है, पर ये रियलिटी है, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ। और कुछ के सोर्सेज तो सिंपल विकिपीडिया है अगर आपको देखना हो, बाकी वरना मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, वहां भी आप जाके देख सकते हो। जैसे एक बंदा होता था जॉर्ज हंटर वाइट, CIA ने मोस्टली इसको ही हायर किया था इस काम को करने के लिए। ये मस्त अपना शीशे के पीछे बैठा है, दारू पी रहा है और सारी चीजें नोटिस कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है, टेस्टिंग चल रही है बढ़िया। इस बंदे का एक मेमो भी मिला था बाद में जो इसने शायद किसी को भेजा होगा, और उसमें इसने बोला था कि मैंने तो पूरी लगन के साथ काम किया क्योंकि मजा ही मजा था। सोचो कहाँ और मिलेगा ऐसा मौका जहाँ एक देशभक्त बंदा आराम से झूठ बोल सके, चोरी कर सके, धोखा दे सके, लोगों को बर्बाद कर सके, और वो भी सरकार की रजामंदी से। खैर गोटलीब के जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें ये मिडनाइट क्लाइमैक्स तो सिर्फ एक छोटा प्रोजेक्ट था, और बहुत सारे सब प्रोजेक्ट हुए। और कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जो प्राइवेटली कराए गए, जैसे सरकार करती है ना कि प्राइवेट ठेके दे देती है किसी और कंपनी को और वो कंपनी करती रहती है, वैसे ही कुछ
प्राइवेटली भी कराए गए। जैसे मॉन्ट्रियल में एक बंदा था, मॉन्ट्रियल कनाडा में है और कनाडा तक भी CIA की अच्छी खासी रीच थी, पहुंच जाते थे वो। मॉन्ट्रियल में एक बंदा था डॉक्टर कैमरॉन करके। ये बंदा नॉर्मली वैसे तो एक साइकेट्रिस्ट था। ये बंदा क्लेम करता था कि ये माइंड कंट्रोल कर सकता है लोगों को, उनकी मेमोरी को वाइप ऑफ कर सकता है, टोटली मेमोरी खत्म कर देगा। उसके बाद की बातें उसको पता नहीं है, लेकिन वो टेस्ट कर सकता है। पर उसके पास ना तो प्रॉपर फंडिंग है और ना ही उसको कोई अलाउ करता है। खैर, जब ये MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट हुआ तो CIA ने इसको ढूंढा और इसको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि तू भाई कर और तेरे को फंडिंग और प्रोटेक्शन तो अच्छा खासा मिल ही जाएगा। हालांकि प्रोबेबली डॉक्टर कैमरॉन को ये बताया नहीं गया था कि ये काम CIA करा रही है। उसको शायद यूजुअली यही बताया गया होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी उससे ये काम करा रही है। फिर क्या था, डॉक्टर कैमरॉन ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। साइकेट्रिस्ट तो वो था ही, तो उसको अच्छे खासे पेशेंट्स उसके पास आते ही थे। उसने क्या किया, उसने अपने पेशेंट्स पे ये टेस्टिंग शुरू करी LSD की डोजेज देने की। और करता कैसे था कि एक मेडिसिन होती है बर्बैचुरेट्स करके, आज के टाइम पे तो डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब भी नहीं करते, तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता था और जो भी उसका पेशेंट है उसको कोमा में ले जाता था। इस मेडिसिन के बाद वो एक एक हफ्ते के लिए कोमा में चले जाते थे और उसके बाद वो अपने पेशेंट्स को महीनों तक LSD की डोज देता था। और भी उसके कई सारे मेथड थे, इलेक्ट्रिक शॉक देना और काफी कुछ और भी, शायद उसके पास केमिकल्स रहे होंगे जो वो टेस्ट करता था। और साथ में वो एक टेप रिकॉर्डर रखता था जिसमें कुछ मैसेजेस रिकॉर्ड करके रख रखे थे उसने, और पूरे दिन महीनों तक 24 घंटे सिर्फ वही टेप रिकॉर्डर उन पेशेंट्स के सामने चलता था। इसके जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स इतने भयानक थे कि कई लोगों की तो ऐसे था कि उनकी तो मेमोरी टोटली वाइप ऑफ हो गई। उन्हें ये नहीं पता कि बेसिक एक्शंस कैसे करने हैं, ब्रश कैसे करना है, हाथ कैसे उठाना है, हाई कैसे करना है, वो भूल गए। एक बंदा था जो कनाडा का था, फ्रेंच था वो ओरिजिन से, लेकिन उसको इंग्लिश अच्छी खासी आती थी, पर वो उठने के बाद वो इंग्लिश भूल गया। उसको इंग्लिश नहीं पता क्या होती है, इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। और इस प्रोजेक्ट का फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गॉटलीब ने करे, पागल खाने में, प्रिजन में, जेल में। अब आप सपोज करो कि सिविलियंस के साथ वो इतना गंदा हाल कर रहे थे, गंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा था गॉटलीब, तो पागल खाने और प्रिजन में तो वो क्या ही हाल कर रहा होगा, जहां पे वो सिविलियंस भी नहीं है, जहां उनके राइट्स को पूछने वाला कोई नहीं है। खैर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बाद एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसका कोई रिजल्ट निकला? शॉर्ट आंसर है नहीं। CIA को और गॉटलीब को धीरे धीरे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि भाई इंसानी दिमाग को कंट्रोल नहीं करा जा सकता। आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे वशीकरण होता है उस तरीके से आप नहीं कर सकते। खैर, इस प्रोजेक्ट को चलते चलते 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए। 1970 का टाइम आ गया और कंक्लूजन यही था कि कोई फायदा नहीं हुआ। और 1970 के टाइम तक लोगों में गुस्सा भी बढ़ गया था, क्योंकि CIA के और भी प्रोजेक्ट थे, और भी मिशन थे जिनका लोगों को पता चला, तो लोगों में गुस्सा बढ़ने लग गया। वियतनाम वॉर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ही है। लोगों को ये डाउट होने लग गया कि भाई CIA और जो ये एजेंसीज हैं, ये सच में अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, या फिर जैसे वियतनाम वॉर है तो उस वॉर को जबरदस्ती इसलिए चलाया जाता है ताकि कुछ डिफेंस कंपनीज को फायदा करा जा सके। ये सारी चीजें लोगों के मन में आने लग गई और यही चीज गॉटलीब को भी महसूस हो गई कि अब मेरा भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो 1972 में गॉटलीब रिटायरमेंट ले लेता है और उस टाइम पे CIA के डायरेक्टर थे रिचर्ड हैम्स। ये दोनों, गॉटलीब और रिचर्ड हैम्स, दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं उसको टोटली खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनको डिस्ट्रॉय नहीं करा गया तो पहले ही जनता जो है वो बहुत गुस्से में है, उसके बाद तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। तो इन्होंने काफी हद तक जो फाइल्स थी MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की वो सारी डिस्ट्रॉय भी कर दी, लेकिन 100% फुटप्रिंट जो है वो कभी नहीं जाता किसी भी चीज का, वो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। खैर, ये जो प्रोजेक्ट था ये कभी किसी के सामने आया नहीं। फाइल्स जितनी हो सकती थी उतनी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। पर सन 1974 में एक जर्नलिस्ट था, सीमो हश। उस बंदे ने अपनी इंटेरोगेशन करके, सवाल पूछ के CIA के लोगों से, जो अच्छे लोग होंगे, साइंटिस्ट से, सबसे सवाल पूछ के एक आर्टिकल छाप दिया। उस आर्टिकल में उसने CIA के बहुत सारे इलीगल ऑपरेशंस का जिक्र किया, जिसमें MK अल्ट्रा भी एक मिशन था। और जब ये आर्टिकल छपा तो पब्लिक में बहुत ही ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। 1974 की बात है और पब्लिक डिमांड करने लग गई कि भाई ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। इसीलिए 1975 में गेरल्ड फोर्ड की प्रेसिडेंसी में CIA के डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करा गया और पता चला कि MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की बातें तो सामने आई, उसके अलावा भी बहुत कुछ पता चला। जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के जो असैसिनेशंस हैं, उनके टॉप लीडर्स के असैसिनेशंस में भी CIA ने प्लॉटिंग करी है और कई लोगों को तो असैसिनेट ही कर दिया। और इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई लिंक नहीं है, इंडिया का भी कुछ ना कुछ लिंक शायद हो सकता है। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करता कि ऐसा ट्रू है, लेकिन 1966 में ही हमारे एक
बहुत ही फेमस और बहुत ही होनहार साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर भाभा। उनकी डेथ हुई जो बहुत ही ऐसा लोग मानते हैं कि कंट्रोवर्शियल है। साथ में अगर आपको याद हो तो लाल बहादुर शास्त्री 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद गए थे ताशकंद एक एग्रीमेंट के लिए, वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। कई सारी चीजें सामने आती हैं कि उनका वहां पे प्रॉपर्ली पोस्टमार्टम भी नहीं करा गया और लाल बहादुर शास्त्री की जो फैमिली है उनको भी बॉडी के ज्यादा पास जाने नहीं दिया गया। ये भी सब कुछ 1966 में हो रहा है। हालांकि मैं कुछ क्लेम नहीं करता, लेकिन ये कई सारे सवाल उठाता है। खैर, ये जब आर्टिकल आया और उसके बाद में CIA के डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करा गया, तब पूरी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज थी ना वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो इस लेवल पे काम नहीं कर रही थी। यहाँ से सारी दुनिया की एजेंसीज स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। कंट्रीज ने अपनी अपनी एजेंसीज पे पैसा खर्च करना शुरू किया। इंडिया की भी जो रॉ थी उसका भी जो बजट होता था वो 2-3 करोड़ होता था 1970 से पहले, और सीधे वो 30-40 करोड़ पे पहुंच गया था। तो इसका जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया पे पड़ा था। खैर, MK अल्ट्रा की जब फाइल्स डिक्लासिफाई हुई तो उसमें फ्रैंक ओल्सन, डॉक्टर कैमरॉन के द्वारा मॉन्ट्रियल में करे गए एक्सपेरिमेंट, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में जो मिडनाइट क्लाइमैक्स नाम से लोगों को लुभा के और प्रोस्टिट्यूट्स के पास ले जाके और जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो सारे लोगों को पता थोड़ी था। 1975 तक जब तक फाइल सारी डिक्लासिफाई नहीं हुई उन सारे लोगों को पता नहीं था कि इन सबके पीछे CIA है। जैसे मॉन्ट्रियल कनाडा में जो लोग विक्टिम थे उनको यही लगता था कि डॉक्टर कैमरॉन पागल इंसान है, उसके ऊपर ही जो करना है वो करो। लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आई तो सभी लोगों के डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो गए, और उन सारे लोगों ने या फिर उनमें से कुछ लोगों ने डायरेक्टली कोर्ट केसेस फाइल करने शुरू कर दिए USA गवर्नमेंट के ऊपर और CIA के ऊपर। CIA और USA गवर्नमेंट ने अपॉलॉजी दी, पब्लिकली माफी मांगी, और एक तरीका होता ही है कि CIA के जो पहले ऑफिसर्स थे वो करप्ट थे उस टाइम पे, USA की जो पहली उस टाइम पे गवर्नमेंट थी वो करप्ट थी, उन्होंने गलत किया। इस तरीके से इस बार सारी जो बात है वो ठंडी हो गई। कुछ लोगों से डायरेक्टली माफी मांग ली गई जो विक्टिम थे, कुछ लोगों को कंपेंसेशन दे दिए गए, पैसे दे दिए गए, और ये जो MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट है वो हमेशा के लिए हिस्ट्री का पार्ट बन गया। खैर, ये थी पूरी कहानी CIA के उस मिशन की, ब्रेन वॉशिंग मिशन के MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो आपको एक और वीडियो अच्छी लगेगी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस डाइवोर्स। ये इतना सिंपल नहीं था डाइवोर्स जितना लोगों को लगता है कि एक अमीर इंसान का अफेयर हुआ और फिर डाइवोर्स हो गया। कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, इसको भी एक बार जाके जरूर देखना। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।